छात्रा की मौत मामले में लगे पॉक्सो एक्ट को आपको समझाएंगे। इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट को लगा दिया गया है कोर्ट की अनुमति के बाद। बिहार के कोर्ट कितने सुरक्षित हैं इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा अजीत पवार के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। रनिंग कैंप में क्यों रहे झारखंड के नक्सली, ये कहानी भी विस्तार से आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले बात नीट छात्रा की होगी। नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी के अनुरोध पर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट जोड़ने की परमिशन दी और इसके बाद एसआईटी ने इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ दिया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा संवेदना की मौत को 17 दिन हो गए, लेकिन अब तक मौत की गुत्थी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के तहत पॉक्सो कोर्ट में होगी, क्योंकि घटना के वक्त छात्रा की उम्र 18 साल से कम थी। पुलिस के अनुसार छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 3 सितंबर 2008 दर्ज है। वारदात 6 जनवरी 2026 की रात को हुई थी, जबकि छात्रा की 11 जनवरी को मौत हो गई। इस आधार पर घटना के वक्त छात्रा की उम्र लगभग 17 साल 4 महीने ही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए एसआईटी ने कोर्ट से पॉक्सो एक्ट लगाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद एसआईटी ने इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ दिया है। जो एसआईटी ने तर्क दिया वो ये एसआईटी का तर्क था कि जो मृतक है उसके अंडरगारमेंट्स पे स्पर्म जो है वो पाए गए हैं, पुरुष के स्पर्म पाए गए हैं और चूंकि वो 18 वर्ष से एज कम है उसका, तो ऐसे में इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ा जाए। हालांकि पॉक्सो एक्ट लगाने में देरी को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि घटना के 20 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद ये कदम क्यों उठाया गया। पहले भी तो ऐसा किया जा सकता था। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिरकार इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है। ये मामला अब तेजी से आगे बढ़ेगा और कोर्ट के परमिशन के बाद देखिए पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है। पॉक्सो एक्ट क्या है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्यों ये लगाया जाता है ये अब समझ लीजिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बचाने के लिए ये कानून है और अगर 18 साल से कम का बच्चा है या बच्ची है तो फिर देखिए इस पूरे मामले में पॉक्सो के तहत मामला चलता है। पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है। पॉक्सो एक्ट नाबालिग को यौन उत्पीड़न से, शोषण और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए तैयार किया गया है। पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। नाबालिग के साथ यौन अपराध में त्वरित सुनवाई और न्याय दिलाना इसका मकसद है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पॉक्सो एक्ट की धारा में दोष साबित होने पर कितनी सजा होती है, तो इसका जवाब है कि अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा का निर्धारण किया जाता है, जो आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक भी हो सकता है। और पॉक्सो एक्ट लग जाने से क्या होता है ये भी अब जान लीजिए। कैसे मामला पॉक्सो के तहत ट्रीट किया जाता है। जैसे ही शिकायत मिलती है, शिकायत मिलने के 24 घंटे में एफआईआर और मेडिकल तेजी होती है और इसके बाद इस पूरे मामले में तेजी से सुनवाई होती है। न्याय दिलाना इसका मकसद होता है। विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होती है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण को भी कवर किया जाता है। शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक विकास की सुरक्षा ये सुनिश्चित करता है और अलग से इसीलिए इसकी सुनवाई की जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार के कोर्ट की, जो कि कितने सुरक्षित हैं ये आपको बताएंगे। बिहार के 4 जिलों सिवान, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि धमकी के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान पटना के सिविल कोर्ट से ही हथियार के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया और इसके बाद सवाल है कि आखिर कोर्ट की सुरक्षा में सेंधमारी कैसे हो रही है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट और विस्तार से खबर को समझाएंगे। बिहार के कोर्ट कितने सुरक्षित हैं?
ये सवाल एक बार फिर तब खड़ा हुआ जब बिहार के 4 जिलों के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए सिवान, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए। एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराया जाने लगा। सिवान में तो माइकिंग के जरिए जानकारी देकर कोर्ट कैंपस को खाली कराया गया। वहीं चारों ही जगहों पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं से भी कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ। बिहार के कई अलग अलग जिलों के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन धमकी मिलने के बाद तेज हुई जांच पड़ताल और सर्च ऑपरेशन ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। पटना सिविल कोर्ट में जांच के दौरान हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। युवक सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 से जाने का प्रयास कर रहा था। जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया। अभी जो हथियार के साथ मिला है तो लग ही रहा है कि कोई बड़ी घटना करने आ रहा था। ये इसके साथ ही पकड़ा जाता है और जब इनसे गंभीर पूछताछ होगी तब ये क्लियर हो पाएगा। क्या सवाल है कि धमकी की वजह से हथियार के साथ पकड़ा गया युवक। धमकी नहीं मिली होती तो इतनी सख्त जांच नहीं होती। सख्ती से जांच नहीं होती तो कोर्ट में घुस जाता युवक। क्योंकि जानकार तो यही कहते हैं कि आम दिनों में इतनी सख्ती से सुरक्षा जांच नहीं होती, और ऐसे में फिर से वही सवाल, बिहार के कोर्ट कितने सुरक्षित हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के कोर्ट को लेकर एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, लेकिन अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि ये पहली दफा तो नहीं जब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो, तो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती और सुरक्षा कड़ी क्यों नहीं की जाती? देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या बिहार के कोर्ट में कभी कोई घटना हुई है? अगर हुई है तो कब और किस स्तर की हुई है? तो आइए इसको सबसे पहले समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कब दहले बिहार के कोर्ट। 15 दिसंबर 2023 दानापुर कोर्ट कैंपस में कुख्यात मारा गया अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार मारा गया था। देखिए, 26 अगस्त 2023 को भी यहां पर घटना होती है। समस्तीपुर में कोर्ट परिसर में घटना होती है। शराब तस्कर पर फायरिंग की जाती है। अब 28 मार्च 2023 की यह घटना है। सहरसा कोर्ट में जज के चैम्बर के बाहर बंदी प्रभाकर पंडित की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 2019 में दानापुर कोर्ट में वहां पर घटना घटती है। बदमाश को भगाते समय सिपाही की हत्या कर दी जाती है। 2018 में सीतामढ़ी में भी घटना हुई। कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा की हत्या कर दी गई। मई 2017 बेतिया में यह घटना होती है। कुख्यात बबलू दुबे की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 2017 बाढ़ में भी घटना हुई। गुड्डू सिंह की हत्या की गई। 2015 में आरा में भी घटना घटी थी। कुख्यात लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय बम ब्लास्ट के बाद फरार हुए। एक सिपाही की इसमें मौत हो चुकी थी। तो ये घटनाएं अगर आप देखेंगे तो सिलसिलेवार तरीके से कई घटनाएं हैं, और इसीलिए सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षित हैं बिहार के कोर्ट? कोर्ट में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है? ये भी गंभीर सवाल। सुरक्षा है तो घटनाएं कैसे हो जाती हैं? क्योंकि आज भी जब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, उसके बाद एक युवक की गिरफ्तारी हथियार के साथ की जाती है। और अब चलिए बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश की होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सरकारी डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस रोकने को लेकर सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है, और इसके लिए स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी तैयार कर दी गई। ये टीम हेल्थ सिस्टम के पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बिहार में सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की दिशा में एक्शन तेज हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई नीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग और पीएमसीएच अधीक्षक टीम की अगुवाई करेंगे।
एनएमसीएच के प्राचार्य, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष, बासा के महासचिव और आईजीआईएमएस के नेत्र विभाग के एचओडी इस टीम के सदस्य होंगे। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के तहत सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के लक्ष्य को लेकर सरकार ने सभी सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का फैसला लिया है। जाहिर है, सरकारी डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस पर बैन लगने से सबसे ज्यादा फायदा उन गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा जो महंगे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में मोटी फीस देने को मजबूर होते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि सरकारी डॉक्टर अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, और वो व्यवस्थाएं अब बन भी रही हैं। एक्शन भी तेज हो चुका है। सरकारी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक की बात क्यों कही गई, अब ये आपको समझाते हैं। देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस से सरकारी अस्पताल प्रभावित होते हैं। सरकारी अस्पताल की बजाय डॉक्टर क्लिनिक में ज्यादा समय देते हैं और ऐसे में मरीज परेशान हो जाते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की है। मरीजों को सरकारी संस्थाओं में ही बेहतर इलाज दिलाना ये सरकार का मकसद है। निजी प्रैक्टिस और बिचौलिया तंत्र पर अंकुश लगाना भी प्राथमिकता के तौर पर है और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाना, आम लोगों को राहत देना ये सरकार का मकसद है और इसी वजह से सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। और चलिए अब बात एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की करेंगे। प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया है। अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग के समय विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार अजीत पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई और इसको लेकर देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अजीत पवार के निधन पर शोक जताया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति के दादा या शरद पवार का भतीजा अजित पवार की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। सत्ता, संघर्ष और सियासी जटिलताओं के बीच अगर महाराष्ट्र के किसी नेता ने अपनी खुद की पहचान गढ़ी तो वो थे अजित अनंता पवार। महाराष्ट्र की राजनीति के दमदार चेहरे और मुखर आवाज आज खामोश हो गई। जलकर राख हो चुका ये वही विमान है जिसमें सवार होकर अजित पवार अपने गृह क्षेत्र बारामती के लिए निकले थे। लेकिन ये उनका आखिरी सफर बन गया, क्योंकि बारामती पहुंचने के बाद जैसे ही विमान की लैंडिंग शुरू हुई, विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार अजित पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। अजित पवार के निधन पर देश में शोक की लहर है। परिवार में मातम का माहौल है, सियासी गलियारों में उदासी छाई है और अजित दादा पवार के सहयोगी और समर्थक सदमे में हैं। बारामती में अस्पताल के बाहर अजित पवार के समर्थकों का जमावड़ा दिखा। परिवार भी बारामती पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजित पवार के निधन पर दुख जताया। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की सियासत में एक खालीपन छोड़ गया है। फिलहाल बारामती में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, कैसे अजित पवार का विमान क्रैश हुआ, इसकी जांच तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इस हादसे के बाद से देखिए शोक की लहर है, लेकिन इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। अब चलिए आपको खबर को विस्तार से समझाते हैं, बता देते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। चार्टर्ड प्लेन VTSSK ने 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और बारामती में 8:15
48 मिनट पर प्लेन क्रैश हो जाता है। इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी बैठे हुए थे। मुंबई से बारामती जा रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती एयर स्ट्रिप के रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग उनका प्लेन कर रहा था और लैंडिंग के समय ही अजीत पवार का विमान क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जानकारी आती है कि प्लेन हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया और इसके बाद जानकारी आती है कि जितने भी लोग इसमें सवार थे, बताया जा रहा है कुल 5 लोग, उनकी जान चली गई है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता थे। उनका कद क्या था, अब आपके सामने ये रख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता थे अजीत पवार। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। अजीत पवार के निधन पर शरद पवार ने चुप्पी तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया और कहा कि ये हादसा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये बयान आपने सुना और उन्होंने कहा कि ये महज हादसा है, राजनीति रंग ना दे इसे। समझने वाली बात यह है कि शरद पवार को बयान क्यों देना पड़ा। तो बता दें आपको कि अजीत पवार के निधन पर भी सियासत हो रही थी। ममता बनर्जी जैसे कुछ नेता सवाल उठा रहे थे। अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर सवाल उठाया जा रहा था। हादसे को साजिश बताने की कोशिश हो रही थी और यही वजह है कि शरद पवार ने ऐसी राजनीति करने वालों को जवाब दिया, ये हादसा है, इस पर राजनीति ना हो। कुछ लोग घटना को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। सवाल है कि क्या किसी की मौत पर कोई सियासत कर सकता है, और सियासत कर सकता है तो फिर कैसे? क्योंकि इस पूरे हादसे की जानकारी अभी जुटाई जा रही है कि आखिर लापरवाही क्या रही। एक एक करके बातें सामने आ रही हैं और अब चलिए बात नक्सलियों की भी होगी, उनके खात्मे की होगी। एक समय था जब जंगलों में नक्सलियों का राज चलता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। कभी खुद को जंगल का राजा समझने वाले नक्सली अब रनिंग कैंप में शिफ्ट हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको इस पर रिपोर्ट। ये वही तारीख है जिस दिन सारंडा जंगल में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में एक साथ 17 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए का इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी भी शामिल था। नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सारंडा जंगल में हुए इस एनकाउंटर के बाद जंगल में भगदड़ की स्थिति बन गई है। इसके चलते आज का दिनों में नक्सली ने एक जगह पर लगातार मान लीजिए 10 दिन 15 दिन उस तरह का नहीं रह पाते हैं, तो इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरा जगह पर मूवमेंट करके चले जाते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि उनको डिस्टर्ब करें, उनको कोशिश करें न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसी प्रयास में है, इसलिए उनको एक जगह पर नहीं रहने दिया जाता है। हम लोग आंकड़ों के अनुसार सारंडा में अभी भी 50 से 55 नक्सली सक्रिय हैं, जिनमें 2 पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। बचे हुए नक्सली अब सुरक्षा बलों के रडार में आने से बचने के लिए रनिंग कैंप में शिफ्ट हो रहे हैं। भले ही नक्सली सारंडा में रनिंग कैंप में शिफ्ट हो गए हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो बहुत मजबूत थे। सारंडा में नक्सलियों ने न सिर्फ स्थायी कैंप बनाए थे, बल्कि अंडरग्राउंड बंकर भी तैयार किए थे। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए डेडलाइन के मद्देनजर झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है और झारखंड में नक्सलियों के अंतिम गढ़ पर अंतिम कील ठोकने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार कैंपिंग हो रही है और लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। रनिंग कैंप में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं झारखंड के नक्सली, अब आपको विस्तार से समझा देते हैं कि आखिर रनिंग कैंप का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त भारत की तारीख तय कर दी है। 31 मार्च 2026 तक
देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसमें सफलता मिल रही है। और सुरक्षा बलों की कार्रवाई का कितना असर हुआ है, ये भी आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। 2025 से अब तक की बात की जाए तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 270 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 900 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं और 1590 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, यानी कि मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। रनिंग कैंप में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं झारखंड के नक्सली? देखिए, सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों में भगदड़ की स्थिति है। नक्सलियों को मारे जाने का डर सता रहा है। सुरक्षा बलों से बचने के लिए नक्सली रनिंग कैंप में शिफ्ट हो रहे हैं। लगातार वो अपना ठिकाना बदल रहे हैं। नक्सलियों का रनिंग कैंप क्या है और ये क्यों है, इसको भी अब आपके सामने रख रहे हैं। घने जंगल और बीहड़ नक्सलियों के सुरक्षित ठिकाने माने जाते हैं। नक्सलियों ने जंगल में मजबूत संरचनाएं तैयार की थी। महीनों तक एक ही जगह पर रहते थे और अब केवल रात भर के लिए कैंप लगाते हैं। सुबह होते ही नक्सली दूसरी ठिकानों की तरफ बढ़ जाते हैं। सुरक्षा बलों से बचने के लिए हर दिन ये ठिकाना बदल लेते हैं और यही वजह है कि रनिंग कैंप का वो इस्तेमाल करते जा रहे हैं।